वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 11 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है उपराजात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा समायोजित सकल राजस्व बकाया की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों का हवाला देते हुए वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल द्वारा दायर सुधारात्मक याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने पर सहमत हुआ है। तो अब देख लेते हैं उपराजात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। तो यह उच्च न्यायालय का अंतिम विकल्प है जिसके माध्यम से अदालतों में शिकायतों के निवारण के लिए याचिका दायर की जा सकती है और इसका फैसला अंतिम होता है। यह अदालत से अपने निर्णय की समीक्षा करने और उसे संशोधित करने के लिए कहने का एक तरीका है और यह समीक्षा याचिका खारिज होने या उपयोग किए जाने के बाद दायर किया जाता है। ये लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है, जैसा कि भारत के संविधान में उल्लेखित और उसमें वादा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्याय में कोई गड़बड़ी ना हो और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जाए। इसका विकास कैसे हुआ? तो आइए देखते हैं। सुधारात्मक याचिका की अवधारणा रूपा अशोक हुर्रा बनाम मामले में से उत्पन्न मामला भारत सरकार मामले में उत्पन्न हुई। हुर्रा अशोक और एक अन्य मामला इसमें 2002 जहां अदालत के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठा। इसमें क्या एक समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद एक पीड़ित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय या आदेश के खिलाफ किसी राहत का हकदार है? अदालत ने लैटिन कहावत है कि एक्टस क्यूरिया नेमीनेम ग्रेबाबिट का इस्तेमाल किया और जिसका अर्थ होता है कि अदालत का कोई भी कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। ये कहावत तब लागू होती है जब अदालत स्वयं अदालत के कार्यों द्वारा किसी पक्ष के साथ की गई गलती को सुधारने के लिए बाध्य होता है। इससे न्याय के दुरुपयोग को रोकने और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपराजात्मक याचिका की अवधारणा का निर्माण हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया और ये न्याय की घोर कमी को सुधारने के लिए अदालत पीड़िता द्वारा दायर उपराजात्मक याचिका को अनुमति देगी। इसमें कहा गया इसका संवैधानिक समर्थन। तो इसमें रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के मामले में विकसित अवधारणा संविधान के लिए नई नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 मोटे तौर पर उपराजात्मक याचिका के विचार का समर्थन करता है। इसमें कहा गया है कि यदि मामला अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए कानूनों और नियमों से संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास उनके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। इसके प्रवेश के लिए मानदंड क्या है? तो अदालत ने फैसला सुनाया कि सुधारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है यदि याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और आदेश पारित करने के लिए उससे पहले अदालत ने उसकी बात नहीं सुनी थी। इसे तब भी स्वीकार किया जाएगा जहां एक न्यायाधीश उन तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहता है जो पूर्वाग्रह की आशंका को पैदा करते हों। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उपराजात्मक याचिकाएं यानी नियमित होने के बजाय दुर्लभ होनी चाहिए, मतलब इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और उन पर सोच समझकर विचार किया जाना चाहिए। एक उपराजात्मक याचिका के साथ एक वरिष्ठ वकील द्वारा प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए जिसमें इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त आधार बताए जाएं। उपराजात्मक याचिकाएं कौन सुनता है? तो ये उपराजात्मक याचिकाओं को पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश और यदि उपलब्ध हो तो संबंधित निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों की पीठ को प्रसारित किया जाना चाहिए। केवल तब अधिकांश न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है तो इसे यथासंभव उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उपराजात्मक याचिका पर आमतौर पर न्यायाधीशों की द्वारा चैम्बर में निर्णय लिया जाता है जब तक कि खुली अदालत में सुनवाई के लिए किसी विशिष्ट अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाती है।
क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपराचात्मक याचिका पर विचार के लिए किसी भी चरण में बेंच द्वारा किसी वरिष्ठ वकील से न्याय मित्र के रूप में सहायता करने के लिए कह सकती है। यदि पीठ किसी भी स्तर पर मानती है कि याचिका बिना किसी योग्यता और कष्टप्रद है तो वह याचिकाकर्ता पर अनुकरणीय जुर्माना भी लगा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अर्थशास्त्र के बारे में, जो नोबेल पुरस्कार अभी 2023 का दिया गया है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को हाल ही में महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझने में उनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में मतलब अर्थशास्त्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार दिया गया। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार को आर्थिक विज्ञान में स्वैरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसको ये 1969 में पहली बार पेश किए जाने के बाद गोल्डिन ये पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला है। अभी तक 2 और महिलाओं को दिया गया था। उनका शोध क्या था? तो इनका शोध, इन्होंने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया है। उनके शोध में परिवर्तन के कारणों से साथ साथ शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है। उन्होंने सिखाया कि श्रम बाजार में महिला भागीदारी में 200 साल की अवधि में ऊपर की ओर रुझान नहीं था। मतलब इन्हें 200 साल तक का रिकॉर्ड का पूरा अध्ययन किया है, बल्कि ये एक यू आकार का वक्र बनाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन के साथ विवाहित महिलाओं की भागीदारी कम हो गई, लेकिन फिर भी 20वीं सदी की शुरुआत में सेवा क्षेत्र के विकास के साथ इसमें वृद्धि होने लगी। गोल्डिन ने इस पैटर्न को घर और परिवार के लिए महिलाओं की जिम्मेदारियों के संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन और विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों के परिणाम के रूप में समझाया। ऐतिहासिक रूप से कमाई में अधिकांश लिंग अंतर को शिक्षा और व्यावसायिक विकल्पों में के अंतर को समझाया जा सकता है। हालांकि गोल्डिन ने सिखाया कि यह कमाई के अंतर का बड़ा हिस्सा अब तक ही व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच है और यह बड़े पैमाने पर पहले बच्चे के जन्म के साथ उत्पन्न होता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, कैरियर, वेतन प्रक्षेपवक्र में विवाह, माता पिता बनने और गर्भनिरोधक गोलियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है श्रमबल आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो आइए देखते हैं। अभी हाल में आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल और जून 2023 के बीच देश में बेरोजगारी की दर में थोड़ी कमी देखी गई है। तो इसके मुख्य निष्कर्ष देख लें तो इस अवधि के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमबल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार हुआ है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में LFPR अप्रैल से जून 2022 में 47.5% से बढ़कर अप्रैल जून 2023 में 48.8 हो गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में WPR और अप्रैल जून 2022 में 43.9% से बढ़कर इस वर्ष समान महीने में 45.5 हो गया है। इस अवधि के दौरान पुरुषों के लिए 68.3 से बढ़कर 69.2 और महिलाओं के लिए 18.9 से बढ़कर 21.1 हो गई है। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के बारे में तो ये अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य केवल वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अल्प समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS
दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का सालाना अनुमान लगाना है। इस सर्वेक्षण के संकेतकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसमें श्रम बल भागीदारी दर, इसको जनसंख्या के श्रम बल यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या उपलब्ध होने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। श्रम बल जनसंख्या अनुपात, तो इसको जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया है। बेरोजगारी दर, तो इसमें इसको श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, तो इसमें सर्वेक्षण की तारीख से पहले और पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान आधार पर यह निर्धारित गतिविधि स्थिति को व्यक्तियों की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के रूप में इसका आकलन किया जाता है। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। ये ध्यान रखना, यह आज क्वेश्चन बन सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आइए देखते हैं। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी या आवंटन पर एलोन मस्क बनाम मुकेश अंबानी की लड़ाई में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के हस्तक्षेप को संज्ञान में लिया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सैटेलाइट या ऑर्बिट स्पेक्ट्रम रेडियो स्पेक्ट्रम का एक खंड है जो उपग्रह को एक कक्षा में स्थापित होने पर उपलब्ध कराया जाता है। यह स्पेक्ट्रम व्यापक रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसमें विभिन्न वायरलेस संचार प्रसारण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली सभी विद्युत चुंबकीय आवृत्तियां शामिल हैं। यह स्पेक्ट्रम प्रत्येक देश के लिए सीमित संसाधन है जिसका उपयोग कंपनियों द्वारा उपग्रह प्रसारण, संचार उपग्रह और मौसम उपग्रह सेवाओं को लागू करने के लिए किया जाता है। इस स्पेक्ट्रम को कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में विभाजित किया गया है। बैंड का चुनाव विशिष्ट अनुप्रयोगों सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। आवृत्ति उपग्रह के निर्माण का एक अभिन्न अंग है और प्रक्षेपण के बाद इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। आवृत्ति डेटा स्थानांतरण को कैसे प्रभावित करती है? सरल शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी सिग्नल की आवृत्ति से तात्पर्य अंतर्निहित तरंग प्रति सेकंड दोलन की संख्या से है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तरंगें उतनी ही तेज गति से चलती हुई दिखाई देंगी और प्रति सेकंड उतना ही अधिक डेटा प्रसारित किया जा सकता है। हालांकि उच्च आवृत्ति का मतलब छोटी तरंग दैर्घ्य यानी प्रत्येक रंग की शुरुआत और अंत के बीच की लंबाई भी है, जिससे दूरी पर सिग्नल की ताकत की कमी हो सकती है, जिसे सिग्नल क्षीणन कहा जाता है और सिग्नल में दखल अंदाजी का खतरा इसमें तब फिर बढ़ जाता है। उपग्रह आमतौर पर 1.5 से 51.5 गीगाहर्ट्ज यानी 1 गीगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज 1 अरब गीगाहर्ट्ज के बराबर के बीच आवृत्तियों पर संचालित होते हैं। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के ऊपरी हिस्से पर यह संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या ITU संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो विश्व स्तर पर आवृत्तियों के आवंटन का समन्वय करती है। ITU ने इस स्पेक्ट्रम रेंज के कुछ हिस्सों को विशिष्ट श्रेणियों की सेवाओं के लिए आवंटित किया है और उन आवृत्तियों की पहचान की है जो उपग्रह के माध्यम से प्रसारण के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक दूरसंचार सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के संबंध में सरकारों और उनके निजी क्षेत्रों के निकायों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन के रूप में की गई थी। 1947 में ITU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सदस्यता में इसमें 193 देशों और लगभग 800 निजी क्षेत्रों की संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल हैं। इसका कार्य वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं को आवंटित करना, दूरसंचार ICT से संबंधित तकनीकी मानकों का समन्वय और निर्धारण करना और दुनिया भर में वंचित समुदायों में ICT तक पहुंच सुधार करने में प्रयास करना। और भारत और ITU, भारत 1869 में ITU का सक्रिय सदस्य रहा है और ये 1952 से ITU परिषद का नियमित सदस्य भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है माउंट कुन के बारे में।
अभी हाल ही में लद्दाख में माउंट कुन पर हिमस्खलन में भारतीय सेना के पर्वतारोहियों के एक समूह को के फंस जाने से एक सैनिक की मौत हो गई और 3 लापता हो गए। तो आइए इसका लोकेशन देख लेते हैं माउंट कुन के बाद का। तो ये लद्दाख का पूरा रीजन दिखाया गया है और ये यहाँ पे माउंट कुन की लोकेशन है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। माउंट कुन 7077 मीटर की ऊंचाई के साथ ननकुन मानसिफ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पुंजक सुरु घाटी कारगिल जिले लद्दाख के सांकू के पास स्थित है। नून 7135 मीटर की कुन जुड़वा चोटियों की एक बर्फ के पठार से अलग होती है जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। वे नियंत्रण रेखा से भारतीय हिस्सा में जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ये 2 ऊंची चोटियां और उनके उपग्रह आसपास की चोटियां बर्मल, वाइट नीडल और पिनेकल पीक कश्मीर और जास्कर की सीमा पर शुरू नदी के ऊपर एक घोड़े की नाल के जैसा निर्माण करती हैं। पर्वतारोहण क्या होते हैं? तो ये वर्ष 1913 में कुन चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति इतावली पर्वतारोही मारियो पियाजेंजा थे। हालांकि भारतीय सेना अभियान को पहाड़ पर दोबारा सफलतापूर्वक चढ़ने में 58 साल लग गए। इस शिखर पर चढ़ना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, जो बर्फ की जो बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं उनका उपयोग और उसमें कुल्हाड़ियों का रस्सी बांधने की प्रक्रिया, ऐंठन और झूमर चढ़ाई जैसी पर्वतारोहण तकनीकों में व्यापक ज्ञान की आवश्यकता इसमें होनी चाहिए। अब देख लेते हैं जास्कर रेंज के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो जास्कर रेंज उत्तरी भारत यानी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह ग्रेट हिमालय रेंज के उत्तर में स्थित है और इसके समांतर चलता है। ये सीमा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी छोर से तिब्बत के साथ लद्दाख की पूर्वी सीमा तक लगभग 400 किलोमीटर तक यानी 250 मील तक फैली हुई है। ये लद्दाख और कश्मीर की घाटियों और एक छोर तक चिनाब नदी से और किन्नौर को हिमाचल के क्षेत्र की स्पीति से अलग करता है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर यानी 19,700 फीट। जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी कामेट है जो 7,756 मीटर यानी 25,446 फीट ऊंची है। इसके दर्रे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्रा जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा और लिपुलेख और माना दर्रा हैं। यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इस श्रेणी में विभिन्न शाखाओं से निकलने वाली कई नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और महान सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों में सिंगो नदी, जास्कर नदी, हानले नदी, सुरु नदी यानी इसको सिंधु और खुरना नदी इसमें शामिल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी तंजानिया के राष्ट्रपति ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे प्रमुख भारतीय कार्यक्रमों में शामिल होने की मंजूरी दी है, तभी ये चर्चा में है। तो अब आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इसे हमारे ग्रह पर हमारे पृथ्वी पर रहने वाली 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए भारत 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। सदस्यता इसकी तो ये 57 रेंज देशों के लिए खुला है, जिसमें इन बड़ी बिल्लियों की प्रजाति के प्राकृतिक आवास के साथ साथ अन्य इच्छुक राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि शामिल हैं। ये सदस्य देशों को ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने और संभावित आवासों की पुनर्प्राप्ति प्रयासों को समर्थन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस प्रमुख गतिविधियों में वकालत और साझेदारी, ई विज्ञान, ई पोर्टल, क्षमता निर्माण, पर्यटन, विशेष समूह के बीच साझेदारी और वित्त दोहन शामिल होंगे। IBCA सर्वेक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा प्रजाति विशिष्ट अंतर सरकारी प्लेटफॉर्म का भी सहायता करेगा। इसकी फंडिंग तो पहले 5 वर्षों के बाद, जिसे भारत की लगभग $100 मिलियन की कुल अनुदान सहायता द्वारा समर्थित किया जाएगा। IBCA की सदस्यता शुल्क और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों और निजी संस्थानों के माध्यम से खुद को बनाए रखने की उम्मीद है। इसकी शासन और संरचना तो इसमें एक महासभा
जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होंगे और कम से कम 7 लेकिन अधिकतम 15 सदस्यों की एक परिषद जो 5 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुनी जाती है और एक इसका सचिवालय होगा। परिषद की सिफारिश पर महासभा एक विशिष्ट कार्यालय के लिए IBCA महासचिव की नियुक्ति करेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फोनोटैक्सिस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। फोनोटैक्सिस शाम के समय या मानसून के मौसम में देखा जाता है। ये बेतरतीब या कष्टप्रद भी लग सकता है। ये वैज्ञानिक ध्वनि, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये वैज्ञानिक ध्वनि के विरुद्ध प्रतिक्रिया में किसी जानवर द्वारा की जाने वाली हरकत को फोनोटैक्सिस कहते हैं। ये ज़्यादातर झींगुर, कीट पतंगे, मेंढक और टोड समेत कुछ अन्य प्राणियों में ये देखा जाता है। फोनोटैक्सिस के 2 प्रकार होते हैं। इसमें सकारात्मक फोनोटैक्सिस, ये सकारात्मक फोनोटैक्सिस का उद्देश्य आकर्षण होता है। ये सामान्यतः तब होता है जब किसी विशेष प्रजाति की मादाएं, जिसमें झींगुर और मेंढक भी शामिल होते हैं, उनके नर द्वारा निकाली गई आवाज़ से आकर्षित होती हैं। दूसरा होता है नकारात्मक फोनोटैक्सिस। ये पीछे हटाने या चेतावनी देने का काम करता है, जैसे कि जब किसी के पास शिकारी की आवाज़ किसी जानवर को संकेत देती है तो उसे दूर जाने की ज़रूरत है। विशेष रूप से झींगुरों को चमगादड़ों से जुड़ी कई तीव्रता वाले अल्ट्रासाउंड जो इसे एलोकेशन के लिए उपयोग करते हैं, इसे दूर रखते हुए पाया गया है। वैज्ञानिकों ने 1984 में पाया था कि भूमध्य सागरीय घरेलू गेकों को लाभ के लिए सकारात्मक फोनोटैक्सिस का उपयोग करते हैं। जिन खेतों में ये गेको रहते हैं वे नर सजावटी झींगुरों के सभी घर होते थे जो बिलों में से मादाओं को आकर्षित करने के लिए प्रजाति विशिष्ट ध्वनियों का उपयोग करते थे। छिपकलियों ने पहचान लिया और इस आवाज़ का तब तक पालन किया जब तक कि वे बिल तक नहीं पहुंच गए, जहां भी उन्होंने मादाएं झींगुर को रख लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रक्त वर्णकता के बारे में, तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रक्त वर्णकता या कांस्य मधुमेह के बारे में सब कुछ बताया है, यानी इसके बारे में शोध करके सब बताया गया है। तो अभी इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक आनुवांशिक स्थिति है जो शरीर में आयरन का स्तर कई वर्षों में धीरे धीरे इसमें बढ़ता रहता है। इस स्वास्थ्य स्थिति को मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें वंशानुगत हीमोक्रोमेटोसिस, ये HFE जीन में उत्परिवर्तन से प्रेरित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति C282 वाई प्रकार के लिए समायुग्मी हो जाते हैं। ये आनुवांशिक विसंगति आंतों के भीतर अत्यधिक लौह अवशोषण के साथ आजीवन संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है। ये द्वितीयक हीमोक्रोमेटोसिस ये सामान्यतः बाहरी कारकों जैसे कि बार बार रक्त आधान, अत्यधिक आयरन अनुपूरण या कुछ चिकित्सकीय शक्तियों के कारण होता है। द्वितीयक हीमोक्रोमेटोसिस में लौह संचय अक्सर अधिक तेजी से होता है और ये अंग कार्य पर समान प्रभाव डाल सकता है। इसके लक्षण सामान्यतः 30 से 60 वर्ष की उम्र के बीच होते हैं। इसके लक्षण यानी 60 से 30 वर्ष की उम्र के बीच इनके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके सामान्य लक्षणों में शामिल है यानी हर समय बहुत अधिक थकान महसूस होना और वजन कम होना, कमजोरी आना और जोड़ों में दर्द होना आदि इसके लक्षण हैं। इसका उपचार क्या हो सकता है? तो इसके लिए प्लेमोटॉमी प्राथमिक मानक उपचार है और इसमें क्या होता है? तो इसमें रक्त कोशिकाओं को हटाकर आयरन विषाक्तता को कम किया जा सकता है, जो शरीर में आयरन को जुटाने का मुख्य साधन है। फ्लेबोटॉमी सामान्यतः सप्ताह में 1 से 2 बार की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रेटिकुलेटेड पाइथन के बारे में, यानी जालीदार अजगर। ये कुछ इस तरह का होता है। अभी हाल ही में IIT मद्रास परिसर के अंदर एक युवा जालीदार अजगर देखा गया था। तो अब इसके बारे में तो जान लेते हैं। ये पाइथोनिडे परिवार का सदस्य है और ये सांप विभिन्न प्रकार के रंग पैटर्न होते हैं इसमें। अब इसकी कई विविधताएं इसके स्थान पर आधारित हो सकती हैं, इनमें यानी कैसे स्थान पर रह रहा है उसके आधार पर इसके रंग को निर्धारित हो सकता है। ये एक भारी शरीर वाला बहुत लंबा सांप है जिसका सिर आनुपातिक रूप से बड़ा होता है। इसमें अधिकांश अन्य अजगर प्रजातियों की तरह गर्मी संवेदन छिद्र होते हैं। ये छिद्र गहरे और अच्छी तरह से विकसित होते हैं जो सामने के ऊपर और निचले लेबियल
और निचले पीछे के लेबियल यानी लोअर रेयर लेबियल्स पर स्थित होते हैं। ये प्रजाति आकर्षक रंग पैटर्न के बावजूद वातावरण में अच्छी तरह से छिप सकती है। ये विघटनकारी वर्णक्रम का एक उदाहरण है, जो एक प्रकार का छलावरण है जिसमें जानवर का पैटर्न उसके शरीर की रूपरेखा को तोड़ने में मदद करता है। ये पैटर्न इस विशाल सांप को झाड़ियों में गायब होने में मदद करता है, जिससे इसे शिकार पर घात लगाने का से आसानी होती है। मतलब जैसी जगह पे ही होगा ये वैसा ही कुछ रंग कर लेता है, जैसे गिरगिट बदल लेता है, तो इसलिए इसको कोई देखने में समझने में इसको पहचान नहीं पाता है। इसका वितरण यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापकता से पाया जाता है, जिसमें निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार, इंडोचीन, फिलीपींस और मलेशिया आदि में ये पाया जाता है। इसका पर्यावास तो ये उष्णकटिबंधीय सांप तराई के वनों और आर्द्र भूमियों से संबंधित है, यानी यहाँ ये निवास करता है। और इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है, तो ये IUCN की जो लिस्ट होती है उसमें ये लिस्ट कंसर्न है, यानी इसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक संख्या में ये अभी पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अभ्यास चक्रवात के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 संस्करण 9 से 11 अक्टूबर 2023 को गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास चक्रवात के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो ये एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये 2015 में अपने पहले संस्करण के बाद से वार्षिक संयुक्त HATR अभ्यास चक्रवात ने स्वयं को एक बहु एजेंसी प्रयास में बदल दिया है। इसमें तीनों सेनाएं यानी अर्धसैनिक बल के साथ साथ कई आपदा प्रतिक्रिया संगठन, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल है। ये संस्करण सभी हितधारकों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को और अधिक समन्वित करेगा तथा इसमें हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों की भागीदारी होगी। ये अभ्यास 2016 में से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास के 2023 संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में की जा रही है। इस अभ्यास में विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियां अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, तटरक्षक, भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग और अन्य संगठन भागीदारी इसकी देखी जाएगी। इसका आयोजन का लोगो इस वर्ष का अभ्यास का लोगो सभी भाग लेने वाले एजेंसियों के शिखर और लोगों को दर्शाता है और ये सभी देशों के झंडों को एक ही इकाई में समाहित यानी सारे जो हैं उनके झंडा एक ही समाहित करता है और ये दर्शाता है कि HADR सभी एजेंसियों द्वारा संयुक्त और एकीकृत कार्रवाई पर निर्भर करेगा। हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।